एवरीवन, माय नेम इज प्रेमवदा एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड स्टूडेंट स्कूल। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। एंड इफ यू रिमेंबर, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, राइट। हमने पढ़ा था कैसे मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स व्हिच आर रिलीज्ड व्हेन दे रिएक्ट विद द मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, राइट। अच्छा, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं उसके आगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, कि जो सॉल्यूशन है दूसरे मेटल सॉल्ट्स के, उनके साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। दैट इज अंडर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, राइट। उसके अलावा हम बात करने वाले हैं अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज, दैट हाउ मेटल्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू दे रिएक्ट, राइट। सो लेट अस नाउ बिगिन विद आवर चैप्टर. So yes, first beginning with the topic, that is reaction of metals with solution of other metal salts, right? So obviously we have solutions of various metal salts, right? हम बोलते हैं कि metal के जो salts होते हैं वो soluble form में, solution के form में are available and उसमें हमने ये measure करना है, उसमें हमने ये determine करना है कि जो हमारे पास अवेलेबल मेटल्स हैं, जो भी मेटल्स हम पढ़ रहे हैं अभी हमारे लेक्चर्स में या हमारे चैप्टर्स में जो हम पढ़ते आ रहे हैं, वो इन सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू सी, राइट, एंड हाउ. सो सबसे बेसिक चीज जो हमें याद रखनी है कि जब भी रिएक्शन होता है, किसी भी चीज का रिएक्शन हो, क्योंकि हम अब हमारा चैप्टर है, वी आर स्टडिंग केमिस्ट्री, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ रिएक्शंस, राइट. तो रिएक्शन किसके और किसके बीच में हो सकता है? वेरी जनरल क्वेश्चन. लाइक लेट्स सपोज कि कोई एक इंसान है, वो बहुत ताकतवर है एंड कोई एक दूसरा इंसान है, वो थोड़ा कमजोर है. तो अगर बाय चांस उन दोनों में लड़ाई हो जाए तो कौन सा इंसान जीतेगा? विच पर्सन विल विन? सो आंसर विल बी वेरी सिंपल. आपका भी आंसर यही होगा कि जो इंसान ताकतवर है, हु इज मोर स्ट्रॉन्गर, दैट पर्सन विल विन, राइट. सो सेम थिंग हैपेंस इन दिस केस ऑल्सो, कि जब भी रिएक्शन होता है मेटल्स का विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, तो जनरली वो मेटल्स उन मेटल्स को डिस्प्लेस कर लेते हैं. ऐसे जो आपके सब्सटेंसेस है वो उन सब्सटेंसेस को डिस्प्लेस करते हैं हु आर वेरी स्ट्रॉन्गर, क्वाइट स्ट्रॉन्गर देन द अदर वन. तो कोई अगर ऐसा मेटल है, कोई आप ऐसा एलिमेंट है जो कम स्ट्रॉन्गर है, उसको ज्यादा स्ट्रॉन्गर एलिमेंट क्या करता है? हटा देता है और खुद उसकी जगह पे आके बैठ जाता है, राइट. वेरी सिंप्लीफाइड. आपको मैंने बहुत सिंपल तरीके से ये बात एक्सप्लेन की है कि कोई भी एलिमेंट विच इज मोर स्ट्रॉन्गर, ज्यादा ताकतवर जो भी एलिमेंट है, वो कम स्ट्रॉन्गर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर लेता है, हटा देता है, राइट, एंड उसकी जगह बैठ के दूसरा कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, right? So same thing is happening here also. So let us now read that highly reactive metals can displace less reactive metals from their compounds in solution or molten form. तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा जो भी होगा, हाईली रिएक्टिव मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव होगा. अच्छा, हमने जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज अभी तक पढ़ी हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, यू मस्ट नो कि कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, राइट. वी हैव गॉन थ्रू ऑल दीज थ्योरीज इन दी प्रीवियस लेक्चर्स, राइट. अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखो, सो दैट आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ. लेट्स सपोज आपका सोडियम है एंड पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है. ये सारे मेटल्स हमने पढ़े थे कि ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, राइट. तो ज्यादा रिएक्टिव वाले किसको डिस्प्लेस कर लेंगे? जो लेस रिएक्टिव है, राइट. सो हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स. तो लेट्स सपोज अगर कोई लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, वो किसी कंपाउंड में है, तो अगर कोई मेटल आ रहा है, लेट्स सपोज यहां से कोई मेटल आ रहा है एंड वो इस कंपाउंड में लेस रिएक्टिव एलिमेंट भी है, तो ये मेटल जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो क्या करेगा? यहां पे आके जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको हटा के उसके साथ कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, राइट. तो किसमें? कंपाउंड में, या तो सॉल्यूशन में या तो मोल्टन फॉर्म में, राइट. क्योंकि आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, तो ये बात याद रखने वाली है. क्लियर?
तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा? दिस इज द जनरल फॉर्मूला. Whenever you see such kind of formula, you must remember that this is called as the general formula, right? So इसको general formula का नाम देते हैं हम. Let's suppose metal A. Metal A जब react करेगा salt solution of metal B, यही बात हुई ना बेटा कि metal is reacting with the solutions of other metal salts. तो हमारे पास जो metal react कर रहा है हमने उसको लिया है metal A, that is one thing. Secondly, it is reacting with the salt solution of metal B. इसका मतलब metal B जो है वो अपने salt solution में अकर कर रहा है, right? Solution form में अकर कर रहा है. Clear? फिर form क्या करेगा? Salt solution of metal A. यहां ध्यान देने वाली बात है बेटा कि metal A ने जब इसके साथ react किया तो देखो salt solution of metal B था पहले, ध्यान देना. अब क्या हो गया? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए. इसका मतलब मेटल ए ने मेटल बी को डिस्प्लेस कर लिया, राइट? क्या किया? डिस्प्लेस कर लिया, इसको हटा दिया और खुद उसकी जगह पे आके कंपाउंड फॉर्म कर लिया, राइट? एंड जो ये मेटल बी था पहले सॉल्ट सॉल्यूशन में वो बाहर आ गया, मेटल बी बाहर आ गया, राइट? सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला. ये याद रखना है आपने. मेटल ए plus salt solution of metal B forms salt solution of metal A plus metal B is released. बाहर आ जाता है. क्लियर? अच्छा, लेकिन एक बात ये याद रखनी है, फैक्ट्स हैं कुछ. आपको पता है कि हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जब से हमने चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया है वी आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ एक्सेप्शंस, राइट? कितने एक्सेप्शंस हम पढ़ रहे हैं, कितने एक्सेप्शंस के थ्रू हम जा रहे हैं, राइट? सो यहां पे भी हमारे पास एक एक्सेप्शन क्या है? All metals do not react with these agents. कि ये सभी metals के cases में नहीं होता है, right? Since we are studying a lot of exceptions, तो this is also an exception कि हर metals में आप ये नहीं देखोगे, right? तो हमारे पास कुछ examples भी हैं बेटा जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि what exactly we mean by displacement of highly reactive metal from the highly reactive metal to which is displacing obviously the lower reactive metals, right? अब एक एग्जांपल आप देख लो. तो यहां पे आपको ये दिख रहा है कॉपर सल्फेट. CuSO4 को क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट. तो ये क्या है बेटा? ये सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट है. क्लियर? इसमें मेटल कौन सा है? कॉपर. और सल्फेट जो है वो आपका सॉल्ट है. क्लियर? सॉल्ट फॉर्म है. तो कॉपर सल्फेट हो गया आपका सॉल्ट सॉल्यूशन. उसको आप रिएक्ट करवा रहे हो जिंक मेटल से. किससे रिएक्ट करवा रहे हैं? जिंक मेटल से. अब आप दोबारा पीछे जाओ लेक्चर्स में या अगर आपने उसके नोट्स बनाए हैं तो आपको याद होगा कि जब हम प्रॉपर्टीज कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जब से हमने स्टार्ट की है तो उसमें हमने कई जगह ये बात की है कि कॉपर जो है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है. इट इज वेरी लीस्ट रिएक्टिव मेटल कॉपर, अगर आपको याद हो तो, ठीक है? एंड उससे ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक. ये भी अगर आपको याद हो तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है किसके कंपैरिजन में? कॉपर के कंपैरिजन में. तो व्हाट जिंक विल डू कि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा, राइट? ये आपने कंफ्यूज नहीं करना है, ये सल्फेट को डिस्प्लेस नहीं करेगा बेटा. जो मेटल रिएक्ट कर रहा है वो मेटल को ही डिस्प्लेस करेगा. यहां पे मेटल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज द कॉपर. पहला मेटल कॉपर है, सेकंड जिंक है. क्लियर? तो जिंक क्या कर रहा है? इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर लिया. तो कॉपर की जगह आके जिंक सल्फेट बना लिया सॉल्ट, राइट? दिस इज जिंक सल्फेट, राइट? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. यहां पे आपको बस इतनी बात याद रखनी है, अगर आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है कि कौन सा हाईली रिएक्टिव मेटल है जो डिस्प्लेस कर रहा है इससे लोअर रिएक्टिव मेटल को, तो यहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग इस चीज की होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इन मेटल्स में से ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है. तो मैं देखो तो मुझे यहां पे जिंक लग रहा है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस करके अपना सॉल्ट बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया एंड कॉपर बाहर आ गया. क्लियर? एक बात आपने ये भी याद रखनी है, whenever you are writing any reaction, कोई भी रिएक्शन लिख लो,
बैलेंसिंग इज मस्ट, बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहे हो तो आप ये समझ लो कि आपके मार्क्स इजीली कट हो जाएंगे, इवन दो आपको रिएक्शन चाहे आता हो फिर भी, तभी भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अनटिल एंड अनलेस आप बैलेंसिंग नहीं कर रहे हो रिएक्शन की। तो राइट, ये कुछ चीजें आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। राइट, तो थ्योरेटिकली भी बेटा जिंक मेटल इज मोर रिएक्टिव, जिंक मेटल इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्लियर? इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, उसमें जाके जिंक ने डिस्प्लेस कर लिया कॉपर को और जिंक सल्फेट फॉर्म हो गया। क्लियर? अच्छा, अब एक और एग्जांपल है बेटा, उस एग्जांपल में आपके पास कॉपर सल्फेट है अगेन, लेकिन दिस टाइम जिंक की जगह ये रिएक्ट कर रहा है आयरन के साथ। कॉपर सल्फेट इज रिएक्टिंग विद आयरन, दैट इज Fe। तो वही सिमिलर चीज बेटा, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यहां पे आयरन भी जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये क्या करेगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, आयरन यहां आ जाएगा और कॉपर बाहर चला जाएगा। क्लियर? तो यहां पे आप देख रहे हो आयरन सल्फेट फॉर्म हो गया, आयरन सल्फेट फॉर्म हो गया एंड बाहर क्या आ गया, दोबारा बाहर फिर आ गया कॉपर, कॉपर बाहर निकल गया। राइट, एंड आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन आपका फॉर्म हो गया, कंपाउंड फॉर्म हो गया। राइट, सो हियर इज आल्सो द सेम थिंग दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम कॉपर सल्फेट। वही चीज कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर के साथ, कॉपर से, तो वो कॉपर डिस्प्लेस कर लेगा एंड इट विल फॉर्म द कंपाउंड ऑफ आयरन सल्फेट एज यू कैन सी। राइट, ऑल राइट, सो नाउ टाइम फॉर द एक्टिविटी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज अगर एक्टिविटी अगर आपने ध्यान से सुन ली, पढ़ ली, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व द केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड्स में आते हैं। तो let us now begin with the activity. First we will start with the procedure. So that is, take a clean wire of copper and an iron nail. अब सोचो कि इस एक्टिविटी में आपके पास दो ऐसे मेटल्स आए हैं कि आपको आसानी से पता लग जाएगा कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। तो हमने क्या लिया है, कॉपर लिया है, अपने वायर ऑफ कॉपर, ये कॉपर हो गया, और आपने आयरन नेल ले ली, ये हो गया Fe। ये तो बेटा सीधी सीधी बात है, अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। तो क्लियर आंसर इसका तो यही हो गया बेटा, ये ज्यादा रिएक्टिव है, इट इज मोर रिएक्टिव। वेयर एज अगर आप कॉपर की बात करो तो कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है। क्लियर? अच्छा, अब क्या करना है आपने, ये दो आपने ले लिए एलिमेंट्स, एक तो कॉपर वायर ले ली और दूसरा आपने आयरन नेल ले ली। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज put the copper wire in a solution of iron sulfate। ये जो कॉपर है, कॉपर की वायर को आपने किस में पुट कर दिया है, किस में डाल दिया है, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया है। ठीक है, एंड आयरन नेल इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टेकन इन द टेस्ट ट्यूब्स इन फिगर 3.4। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, इंटरचेंज कर रहे हैं। ध्यान देना, आपके पास कॉपर और आयरन है, ठीक है, और आपके पास सॉल्यूशन क्या है, ये तो आपके पास मेटल्स हैं। इसके अलावा मैं सॉल्यूशंस आपको लिख के यहाँ पे बता देती हूँ कि हमारे पास सॉल्यूशंस कौन कौन से अवेलेबल हैं। सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल हैं, फर्स्ट थिंग आपके पास है कॉपर सल्फेट, आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है अवेलेबल फॉर दिस एक्टिविटी। एंड सेकेंड आपके पास सॉल्यूशन जो अवेलेबल है दैट इज आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट भी आपके पास अवेलेबल है। क्लियर? तो आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है कि आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने आयरन नेल डाल दी है एंड आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने कॉपर वायर डालना है। क्लियर? और ये दोनों सॉल्यूशंस आपने लिए हैं टेस्ट ट्यूब में, जैसा फिगर में देख सकते हो बेटा अपनी स्क्रीन पे। राइट, तो यहां पे देखो फर्स्ट वाले में है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ध्यान दो यहां पे स्क्रीन पे, यहां पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है एंड इसमें आपने क्या डाला है, आयरन नेल डाली है। क्लियर? समझ में आया? आपने अपोजिट डालनी है। ठीक है, आप ये नहीं करोगे कि आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर डाल रहे हो, नो, फिर तो रिएक्शन ही नहीं होएगा। राइट, तो आपने उसका अपोजिट हमेशा देखना है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपने आयरन नेल डाल दी,
दैट इज फर्स्ट थिंग। अब अगर आप दूसरा टेस्ट ट्यूब देखो तो दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने कौन सा सोल्यूशन लिया हुआ है, आयरन सल्फेट सोल्यूशन लिया हुआ है, राइट, जैसे हमने बात की थी। अब आयरन सल्फेट सोल्यूशन में आप क्या डाल रहे हो, आयरन सल्फेट सोल्यूशन में हमने डाला है कॉपर वायर, क्लियर। आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में हमने कॉपर वायर डाल दिया है, तो इस हिसाब से हमारे दो रिएक्शन बनते हैं, क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के बाद आप देखो कि कुछ चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, अगर आप इस सॉल्यूशन को ध्यान से देखो तो आपको बेटा ये नजर आएगा कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, राइट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपको क्या दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है। अच्छा, हम ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं बेटा, जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं, और अगर आप एक्टिविटी का डायग्राम ध्यान से देखो, उसमें आप जो भी अगर सॉल्यूशन का कलर देख रहे हो तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट विल बी द कलर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। अच्छा, अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो आपको ये भी पता होना चाहिए पहली बात कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर क्या होता है। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो यू वोंट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, क्लियर। तो फॉर दिस रीजन ओनली आप जब भी एक्टिविटी करते हो कभी भी चैप्टर में, तो उसको बहुत ध्यान से करना है अपने एक्टिविटीज, बिकॉज डूइंग एक्टिविटीज विल सॉल्व हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम्स, क्लियर। सो नाउ यू सी दैट कलर्स आपने देख लिए हैं, सॉल्यूशन के कलर्स क्या क्या हैं। नाउ रिमेंबर दिस। नाउ नेक्स्ट थिंग यू हैव टू टेल इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट रिएक्शन हैज अकर्ड। और ये आपको पता कैसे चलेगा, सिंस देयर आर विजिबल कलर्स, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर रिएक्शन होगा सो देयर विल बी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। दैट इज वन थिंग कि आपको नजर आएगा कि इस सॉल्यूशन में कलर चेंज हुआ है। दैट वे यू विल एबल टू डिटरमाइन इफ द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब, राइट। सो दैट यू हैव टू ऑब्जर्व आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ यू पुटिंग द substances in the test tube, right? Now next thing you have to tell is on what basis can you say that a reaction has actually taken place। वही चीज होगी कि आपको ये तो समझ में आ रहा है कि रिएक्शन हुआ है, something is taking place, but what is the basis of you saying these things, right? That you have to write down in your observation. Now can you correlate your observations for the activities 3.9, 3.10 and 3.11? Write a balanced chemical equation for the reaction that has taken place and name the type of reaction. So ये दोनों बातें बेटा हमने जब ये टॉपिक ही स्टार्ट किया था तभी हमने डिस्कस कर ली थी, एंड अभी तक आपको इस नेम रिएक्शन का नाम पता लग गया होगा। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द हायर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसिंग द लोअर रिएक्टिव मेटल, तो सीधे सीधे बेटा कौन सा रिएक्शन हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। इसका नाम क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, तो सीधे सीधे बेटा नाम ही आपका प्रूव हो गया है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, राइट। अब बात कर रहे थे बेटा ऑब्जर्वेशन की कि व्हाट डू वी ऑब्जर्व आफ्टर लुकिंग एट दिस रिएक्शन और परफॉर्मिंग दिस रिएक्शन। So the observation says a chemical reaction takes place in the first test tube containing an iron nail dipped in copper sulfate solution। तो केमिकल रिएक्शन बेटा जो पहले टेस्ट ट्यूब में हो रहा है जिसमें आपने आयरन नेल डिप की थी और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो अब आप मेरे को बताओगे या आप अगर आपको याद होगा तो आप ये डिटरमाइन करो कि आयरन और कॉपर में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है एंड कौन सा मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस करेगा। तो यहां पे बेटा सीधा आंसर यही है कि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कायदे से टेक्निकली आयरन को कॉपर को डिस्प्लेस करना चाहिए, राइट, तभी रिएक्शन होगा, क्लियर। अब देखो, अ रेडिश ब्राउन डिपॉजिट विल बी सीन अराउंड द आयरन नेल। जब आपने आयरन डाला, डिप किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो 20 मिनट्स के बाद आप देखोगे कि जो आयरन नेल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर है ना, उसके अगल बगल आपको रेडिश ब्राउन डिपॉजिट नजर आएगा। रेडिश ब्राउन कलर की कोई चीज है जो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिटेड होगी, वो आपको नजर आएगा, क्लियर। नाउ द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट फेड्स एंड लाइट ग्रीन कलर
ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट अपीयर्स। ब्लू से लाइट ग्रीन कलर चेंज हो जाएगा जब आपका ये रिएक्शन हो रहा है बेटा आयरन और कॉपर सल्फेट का, तो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। CuSO4 क्या होता है बेटा, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। एंड जब रिएक्शन हो रहा है इसमें आयरन के साथ तो चेंज हो जाएगा कलर लाइट ग्रीन में, लाइट ग्रीन में कलर चेंज हो गया एंड क्या आपका फॉर्म हो रहा है आयरन सल्फेट, ठीक है। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है आपका, क्लियर। तो ये आपको दिखा रहा है कि हाँ जी बेटा डिस्प्लेसमेंट हुई है इसमें, राइट। लाइट ग्रीन में चेंज हो गया और आयरन सल्फेट अपीयर कर जाता है एंड इसी ऑब्जर्वेशन की वजह से आपको पता लगता है कि रिएक्शन हुआ है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन कि आपको कलर चेंज दिख रहा है, ठीक है। एंड आयरन नेल के ऊपर आपको क्या दिख रहे हैं, रेडिश ब्राउन डिपॉजिट्स दिख रहे हैं, क्लियर। नाउ नो चेंज विल बी नोटिस्ड इन द अदर ट्यूब, लेकिन जब आप दूसरी टेस्ट ट्यूब को देखोगे तो आपको कोई चेंज नजर नहीं आएगा। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में जहां पे ब्लू सॉल्यूशन था वो लाइट ग्रीन में चेंज हो गया, लेकिन जो सेकंड टेस्ट ट्यूब था, अच्छा सेकंड टेस्ट ट्यूब में क्या क्या था बेटा, सेकंड टेस्ट ट्यूब में हमारे पास था आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, और आपने कौन सी वायर डाली थी, कॉपर वायर डाली थी, राइट। ये आपकी सेकंड टेस्ट ट्यूब है, सेकंड टेस्ट ट्यूब, राइट। पहले टेस्ट ट्यूब में तो यही हो रहा है बेटा, ये वाला रिएक्शन हो रहा है। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में इन्होंने बोला देयर इज नो रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेकेंड टेस्ट ट्यूब, यहां पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। बट वाई, क्यों नहीं हो रहा है यहां पे रिएक्शन, तो बेटा आप इस जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन का पैटर्न है उसको ध्यान से नोटिस करो, तो आपको यह समझ में आएगा कि बेटा ये सोल्यूशन आयरन सल्फेट का सोल्यूशन है। तो ये सोचो कि कॉपर तो लेस रिएक्टिव है, ये आयरन को कैसे डिस्प्लेस करेगा, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो वो तो ऑलरेडी सल्फेट के साथ है, आयरन बोलेगा कि मैं तो ऑलरेडी मेरा कंपाउंड बना हुआ है, व्हाई शुड आई डिस्प्लेस। तो कॉपर बीइंग लेस रिएक्टिव वो हार मान जाएगा, राइट। तो कॉपर विल नॉट डिस्प्लेस आयरन इन दिस केस, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। दैट इज द रीजन सेकेंड ट्यूब में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है एंड फर्स्ट वाले ट्यूब में इसी वजह से रिएक्शन हुआ क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो सॉल्यूशन में कॉपर डिस्प्लेस कर लेगा, बट कॉपर आयरन डिस्प्लेस नहीं करेगा। ये आपको कुछ जो चीजें हैं बेटा, फैक्ट्स ये याद होनी चाहिए, साथ के साथ आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है हर एक्टिविटी में, क्लियर। ओके, सो व्हाट इज द कंक्लूजन of this reaction? That it shows that iron has displaced copper from copper sulfate solution. That is one thing जो हमने पढ़ा है कि आयरन ने डिस्प्लेस कर लिया कॉपर को, किससे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से क्वेश्चंस आएंगे पेपर में कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव रिएक्शन, उसका रिएक्शन दो, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन और उसके रिएक्शन जो रिलेटेड है वो आप दो। तो उस केस में आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो जाना चाहिए और जो आपको लिखना है पेपर में, राइट। तो इसमें कौन सा रिएक्शन ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट में, आयरन लिया है और कॉपर सल्फेट लिया है सोल्यूशन, जिसमें आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया है कॉपर को एंड इट फॉर्म्स आयरन सल्फेट सोल्यूशन एंड कॉपर इज गिवन आउट, क्लियर। एंड वाई इज द रीजन, अगर आपको रीजन पूछा जाए, रीजनिंग पूछा जाए कि क्यों हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वाई दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द फर्स्ट हैंड, तो आपका सिंपल आंसर ये होना चाहिए, इट इज बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इजी, कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, दैट इज वाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, क्लियर। ऑल राइट, अब ये एक्टिविटी आई होप समझ में आ गई होगी सभी को। अब आपका एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कितने वी मैंने लिख दिए हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, राइट। बेटा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, बाय अंडरस्टैंडिंग
बाय अंडरस्टैंडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आई वुड रादर से। तो यहां पे आपको जो सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है वो है रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट जैसे रिएक्शंस आप तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज कैसे करनी है, आपको कैसे याद रखनी है, हाउ टू रिमेंबर इट। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नाम से आपको कुछ तो समझ में आ ही गया होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में हम किसकी बात करने वाले हैं। तो बेसिकली कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव से लेके कम रिएक्टिव के उसमें आ रहा है लाइन में, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ आ रहा है, तो वो आपका दिखाएगा रिएक्टिविटी सीरीज कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, फिर उससे कम कौन सा है, फिर उससे कम कौन सा है, फिर उससे कम कौन सा है, फिर सबसे कम कौन सा है। क्लियर? तो रिएक्टिविटी सीरीज स्टार्ट करते हैं बेटा, अंडरस्टैंडिंग। So the reactivity series is a list of metals arranged in order of their decreasing reactivities on the basis of vigor of reactions of various metals with oxygen, water, acids as well as displacement reaction. तो बेटा रिएक्टिविटी सीरीज से पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हमने जितनी कहानियां पढ़ी है ना बेटा, कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स जो हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आपने देखा है अभी जो हमने किया है, तो उस हिसाब से हमने कुछ ऐसे मेटल्स चूज किए थे जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड्स, और कुछ ऐसे भी मेटल्स हमने निकाले थे जो बिल्कुल ही नहीं रिएक्ट करते, एकदम लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। क्लियर? तो उन्हीं के बेसिस पे हमने क्या बना दी है, रिएक्टिविटी सीरीज बना दी है अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर, कि सबसे ऊपर सबसे रिएक्टिव मेटल्स लिखे हैं, फिर बीच में जो एवरेज रिएक्शन देते हैं वो वाले मेटल्स, और सबसे नीचे जो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते, एकदम लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनको हमने लिखा है। तो ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लर्न करना है, इसको याद करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू लर्न दिस टेबल थॉरली। क्लियर? ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें अब आप देख लो, मोस्ट रिएक्टिव में सबसे पहले देखो, सबसे पहले पोटाशियम, फिर आता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड। क्लियर? ये आपके क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, ऑलराइट। अब ये आप याद कैसे रखोगे? इसके लिए हम एक वो सिंपल सा टर्मिनोलॉजी बनाते हैं। ठीक है, कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, राइट? और बाद में CHAA, बाद में आप इसको CHAA आप इसमें ऐड कर सकते हो, या तो अगर आपको और कोई एब्रिविएशन बनानी है जो आपको बहुत इजीली याद हो जाए आप वो यूज कर सकते हो, लेकिन यहां तक तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, राइट? क्या है, फिर से देख लो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, राइट? ये क्या है, एक्टिविटी सीरीज है। अगर आपको नहीं याद आती तो आप इस हिसाब से इसको लर्न करके आप अपने पेपर पे कोने में एक साइड आप ये एक्टिविटी सीरीज लिख सकते हो। उसके बाद आपके जितने भी रिएक्शंस हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स, वो आप आसानी से डिटरमाइन कर सकते हो कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एवरेज रिएक्टिंग है, कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है। क्लियर? उसके लिए आपको ये एक्टिविटी टेबल याद होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार बोल रही हूं कि इसको आपने लर्न करना ही करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अच्छा, अब आओ नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अब ये आपका बताएगा बेसिस ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन, कि जो आपका कंपाउंड फॉर्म हो रहा है ना, जो आप कंपाउंड्स देख रहे हो वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं एंड उसमें रिएक्शन कैसे हो रहा है, ये चीज हमने देखनी है, राइट? कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं आपस में एंड क्या फॉर्म करते हैं। देखो, कभी भी आप कंपाउंड देखते हो कोई भी,
ठीक है, तो आपने बहुत सारे कंपाउंड्स देखे होंगे, उसमें आपको ये भी नजर आया होगा कि एक जो एलिमेंट होता है वो मेटल का होता है एंड दूसरा मेटल जनरली नॉन मेटल का होता है। क्लियर? एंड वो दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन हो कैसे रही है? सो दिस फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ द केमिकल बॉन्ड। इसका मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में क्या फॉर्म हो रहा है? केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एंड केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से ही आपका कंपाउंड फॉर्म होता है जिसके बारे में आप पढ़ते हो। क्लियर? ओके, तो अब ये देख लो बेटा, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स अदर देन नोबल गैसेस हैव अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज आउटर मोस्ट शेल इज इनकम्प्लीट। अब यहां पे बेटा थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि बेटा जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, एक्सेप्ट फॉर नोबल गैसेस। अच्छा, आप पूछोगे मैम नोबल गैसेस क्या है? तो नोबल गैसेस बेटा अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा हो केमिस्ट्री में, तो पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं। क्लियर? 1 से लेके 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 18 ग्रुप्स होते हैं। क्लियर? तो बेटा उसमें जो 18th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ऊपर से लेके नीचे तक 18th ग्रुप में, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? उनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस बोलते हैं। अब इनको नोबल गैसेस बोलते क्यों हैं? इनको नोबल गैसेस बेटा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। दे डू नॉट रिएक्ट एट ऑल, बिल्कुल इनमें कोई रिएक्शन नहीं होता। रीजन बीइंग नोबल गैसेस आर स्टेबल। रीजन इसका सिंपल है बेटा कि ये स्टेबल होती हैं एंड जो उसके अलावा आप जितने केमिकल रिएक्शन अभी तक देख रहे हो कि ये मेटल इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये मेटल इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एक है कम रिएक्ट कर रहा है लेकिन फिर भी कर रहा है, जो भी हम कहानी पढ़ रहे हैं बेटा, पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर में, वो रिएक्शन ही इस वजह से हो रहा है सिर्फ और सिर्फ अनस्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि वो एलिमेंट्स अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल इस वजह से हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो आउटर मोस्ट शेल है, सबसे बाहर वाला शेल जो है वो इनकम्प्लीट है। वो इनकम्प्लीट है। अब इनकम्प्लीट होने का मतलब क्या है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो किसी भी एलिमेंट की, तो उसमें आपने दो चीज देखनी है कि या तो उस एलिमेंट का ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए या फिर ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब या तो उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, नहीं तो उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी ये एलिमेंट स्टेबल होते हैं। देन ओनली दीज एलिमेंट्स आर स्टेबल। उसके अलावा अगर आपको और कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है जिसके आउटर मोस्ट में या तो 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो एलिमेंट सिंपली अनस्टेबल हो जाएगा एंड फिर वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को सर्च करेगा कि मुझे कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि मैं उसको शेयर करके या उसको इलेक्ट्रॉन को लेके मैं स्टेबल हो जाऊं। क्लियर? लेकिन ऐसा नोबल गैसेस में नहीं होता, क्योंकि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 8 बेटा, उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है? एंड 2 भी होता है, सबसे ऊपर वाले एलिमेंट में 2 भी होता है, तो 2 और 8 कंप्लीट होते हैं बेटा नोबल गैसेस के 18th ग्रुप के। इसी वजह से ये रिएक्ट नहीं करते एंड उसके नीचे बेटा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ना ही डुप्लेट कंप्लीट होता है। इस वजह से वो अनस्टेबल होते हैं, इसी वजह से वो रिएक्ट करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं अगर, तो बेटा सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन का। ठीक है? एंड हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन तो अनस्टेबल हो गया बेटा। क्लियर? हाइड्रोजन इज अनस्टेबल, तो इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? या तो मैंने आपको बोला था या तो ड्यूप्लेट होना चाहिए या तो ऑक्टेट होना चाहिए। तो इस केस में बेटा हाइड्रोजन को अगर 1 और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करता है हाइड्रोजन, ये अपने ही एक और हाइड्रोजन को बुला लेता है और उसके साथ क्या कर लेता है, कंपाउंड फॉर्म कर लेता है एंड मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाता है। तो इसी वजह से जब भी आप देखोगे तो हाइड्रोजन H2 फॉर्म में ही अकर करता है।
अगर हाइड्रोजन को एग्जिस्ट करना हुआ बेटा तो वो H2 में ही एग्जिस्ट करेगा, वो और अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अकेला हाइड्रोजन इज अनस्टेबल। रीजन आपको समझ में आ गया, क्योंकि आउटर मोस्ट में सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? या तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो। एंड इन केस ऑफ नोबल गैसेस एज यू कैन सी 2 भी कंप्लीट है और 8 भी कंप्लीट है। दैट इज द रीजन दे डू नॉट रिएक्ट। क्लियर? नाउ दे कैन लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड आर केमिकली एक्टिव। तो बेसिकली जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं वो इसी वजह से फॉर्म कर रहे हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर अनस्टेबल। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अनस्टेबल हैं, इसी वजह से वो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इनकम्प्लीट है, और उन्हें कंप्लीशन के लिए दूसरे की हेल्प चाहिए कि मेटल्स बोल दे नॉन मेटल्स को, भाई कि मेरे को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स दे दो ताकि मैं अपने आप को स्टेबल कर सकूं। एंड सेम विद द केस ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स भी मेटल्स को बोलेंगे कि भाई तुम भी मुझे थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स दे दो ताकि मैं भी अपने आप को स्टेबल कर लूं। तो वो दोनों आपस में पैक्ट बना के दे विल फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड एंड दैट इज हाउ योर कंपाउंड इज फॉर्म्ड। क्लियर? अब आगे देखो। हाँ जी तो यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एलिमेंट्स की जो आपके बुक में अवेलेबल है, एंड इसको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको कंपाउंड अगर फॉर्मेशन आए पेपर में तो कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए, एंड उसके लिए भी आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ठीक है? एटॉमिक नंबर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न। क्लियर? अच्छा, सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा बेटा नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस मैंने कहा था डू नॉट रिएक्ट, ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनका ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट है। क्लियर? तो सबसे पहले हीलियम देखो, ये सब 18th ग्रुप के हैं बेटा। हीलियम देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, एंड अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो इसकी तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तो स्टेबल हो गया। अब आ जाओ नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी स्टेबल है। फिर आओ आर्गन पे। आर्गन के 18 होते हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ये डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा। फर्स्ट शेल में आपके 4 शेल्स हैं जो आपके सिलेबस में है, KLMN। ठीक है? और ये बनते कैसे हैं? अगर मैं आपको नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के दिखाऊं तो 4 शेल्स हैं, ये K शेल हो गया K, ये L हो गया शेल, ये M हो गया और ये N हो गया। क्लियर? ये आपका बनेगा इस तरीके से डायग्राम। तो अगर मैं नियॉन का बनाऊं तो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। एटॉमिक नंबर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसी वजह से, क्योंकि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया कि भाई मुझे एल्यूमिनियम का बना के दिखाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर आपको एटॉमिक नंबर ही नहीं याद होगा एल्यूमिनियम का तो आप बनाओगे कैसे? ठीक है? तो नियॉन के आउटर मोस्ट में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी? KLMN नहीं, ये आउटर मोस्ट में ये पहला हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके अगले में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें। अच्छा, फिर आएगा आपका, तो इसका मतलब 10 आपके कंप्लीट हो गए, 2 इसमें और 8 उसके अगले में, तो 2 + 8 कितना होता है? 10 होता है। क्लियर? तो अब क्योंकि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो मैं यहां पे ये 2 मिटा दूंगी। ठीक है जी? अब देखो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, तो ये स्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया नियॉन। इसी तरीके से आपने बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी ड्रॉ कर सकते हो। आर्गन में आप एक और शेल ड्रॉ करके उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दो। क्लियर? अच्छा, मेटल्स में आओ अब बेटा। मेटल्स में क्या है? सोडियम देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके हिसाब से
पहले अगर शेल में 2 आ रहे हैं, दूसरे में 8 आ रहे हैं, तो तीसरे में 1 आएगा। 2 + 8 10 + 1 11 और एटॉमिक नंबर क्या है सोडियम का 11। क्लियर? तो मैं यहां पे एक और शेल अगर ड्रॉ कर दूं बेटा, ठीक है, और यहां पे मैं सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बना दूं, सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो ये किसका मैंने बना दिया है? ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई है सोडियम की। ठीक है, ये क्या है? सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। क्लियर? एंड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो इसके आउटर मोस्ट में बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये बहुत अनस्टेबल है। अब इसको स्टेबिलिटी के लिए कोई ना कोई कंपाउंड फॉर्म करना ही पड़ेगा। सेम विद द केस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 12 है, तो 2 8 2 2 ही हैं आउटर मोस्ट में इसके इलेक्ट्रॉन्स, ये भी अनस्टेबल है। ठीक है, एल्यूमिनियम 2 8 3 अनस्टेबल है, पोटेशियम 2 8 8 1 अनस्टेबल है, कैल्शियम 2 8 8 2 अनस्टेबल है, नाइट्रोजन 7 है 2 5 अनस्टेबल, ऑक्सीजन 2 6 6 ही है अनस्टेबल, फ्लोरीन 2 7 7 है अनस्टेबल, फॉस्फोरस भी वही है बेटा 2 8 5 5 भी अनस्टेबल है, सल्फर 2 8 6 6 भी अनस्टेबल है, क्लोरीन 2 8 7 भी अनस्टेबल है। क्लियर? तो ये सब क्या है बेटा? ये तो अनस्टेबल ही हैं आपके जो भी आपके एलिमेंट दिख रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर दी नोबल गैसेस। क्लियर? अच्छा, ओके, अब आगे देखते हैं। तो एग्जाम्पल आपके पास है बेटा कुछ, जो कंपाउंड फॉर्मेशन की जो हम बोल रहे हैं, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपके पास गिवन है NaCl, सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है 2 8 1 है। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ कि सोडियम को अगर कंपाउंड फॉर्म करना है, बॉन्ड फॉर्म करना है, तो क्या ज्यादा आसान रहेगा सोडियम के लिए? 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना 8 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, कि 1 इलेक्ट्रॉन देना? 8 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना बहुत आसान है, कि 1 इलेक्ट्रॉन देना बहुत आसान है? तो सोडियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है ज्यादा। तो क्या करेगा सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या बना लेगा? ये 2 8 बना लेगा, तो इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसने क्या किया? 2 8 1 में से 1 वाला इलेक्ट्रॉन दे दिया, गिवन, तो 2 8 हो गया, तो 8 क्या हो गया? आउटर मोस्ट में आ गया, इसका आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये स्टेबल हो गया। क्लियर? अच्छा, ये तो हो गया मेटल। अब ये आ गया नॉन मेटल। क्लोरीन क्या होता है बेटा? क्लोरीन इज नॉन मेटल, क्योंकि क्लोरीन गैस होती है, इट इज अ नॉन मेटल। सोडियम मेटल है। क्लियर? अच्छा, अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 है। तो 17 के हिसाब से जो इसके आउटर मोस्ट में आएगा इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके? 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 7, तो आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो अब देखो, इतने स्मार्ट है सोडियम और क्लोरीन। ये सोडियम बोलेगा कि भाई मेरे से 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, मेरे को अपना कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करनी है। तो क्लोरीन भी बोलेगा कि हाँ, मुझे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तुम अगर मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो मेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि अगर आप 7 + 1 करोगे तो 8 हो जाएगा। तो सोडियम क्या करेगा? ये इसके साथ डील कर लेगा और इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा। क्लियर? तो यहां देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कहां से आया है? 1 इलेक्ट्रॉन आ गया सोडियम से। सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 2 8 8 कॉन्फ़िगरेशन बन गई। तो यहां पे भी आउटर मोस्ट में 8 आ गया, इधर तो था ही, यहां भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्लियर? तो अब आप देखो, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये बन रहा है, ये स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूं कि स्ट्रक्चर बन कैसे रहा है। ध्यान देना है आपने, हाउ द स्ट्रक्चर इज बीइंग फॉर्म्ड।
और ये आपको स्ट्रक्चर बेटा बनाने को आएगा, ये आपको डेफिनेटली बनाने को आएगा स्ट्रक्चर। हाँ जी, तो सोडियम क्या आउटर मोस्ट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? एक, तो मैंने यहां पे एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया, ठीक है। प्लस क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं क्या कर रही हूं? 7 इलेक्ट्रॉन्स बना रही हूं। 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने 7 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब आप बोलोगे कि मैम आपने यहां पे डॉट लगाया, इधर क्रॉस लगाया, ये कैसे हो गया? तो बेटा ये दोनों एक ही चीज है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन के लिए क्रॉस और डॉट्स लगाए गए हैं, नथिंग एल्स। बात यही है, बात सिमिलर है, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है? सोडियम क्या कर रहा है? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे रहा है और यहां पे एक डॉट आ गया, ठीक है, और यहां से एक डॉट हट गया, राइट, यहां से एक डॉट हट गया। तो अब क्या बन गया बेटा? नाउ कंपाउंड हैज फॉर्म्ड कि सोडियम के ऊपर चार्ज आ गया प्लस, और क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। यस, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आप बोलोगे कि मैम ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे आ गया? कैसे आया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज? राइट, तो आया कैसे बेटा कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहां पे पॉजिटिव ज्यादा हो गया, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहां नेगेटिव ज्यादा हो गया। तो इसी वजह से सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज लग गया और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज लग गया। बट अब जब इनका बॉन्ड फॉर्म होएगा तो आपको सीधा सीधा NaCl दिखेगा। बॉन्ड फॉर्म कैसे हुआ? गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे वाले ने गेन कर लिया, इस हिसाब से आपका बॉन्ड बन गया, इस हिसाब से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट किए और केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो गया। आपके पास एग्जांपल है NaCl का। क्लियर? इस तरीके का आपका डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आएगा। अगर आपको ये दिख रहा है पेपर में कि ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर शोइंग द शेयरिंग ऑफ और गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपको डॉट स्ट्रक्चर के नाम से क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर? अच्छा जी, अब देखो क्या है। सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग अपोजिटली चार्ज्ड attract each other and are held by strong electrostatic forces of attraction to exist as sodium chloride. सोडियम के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, सोडियम के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, क्लोराइड आयन के पास है नेगेटिव। ये दोनों क्या करते हैं आपस में? अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। और इनमें क्या होती है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है इनके बीच में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड इस वजह से क्या फॉर्म कर लेते हैं? दे फॉर्म NaCl बॉन्ड एंड आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाता है इस तरीके से, राइट? अब आप देख लो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड उसी तरीके से है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड भी इसी तरीके से है कि मैग्नीशियम का बेटा 12 होता है, 12 होता है, तो यहां पे 282 कॉन्फ़िगरेशन बन गई, ये 12 एटॉमिक नंबर है मैग्नीशियम का। तो अब क्या करेगा कि इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स लेना ज्यादा आसान है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स देना? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स देना ज्यादा आसान है, तो मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर कर देगा गिवन, और इसका आउटर मोस्ट में 8 आ गए मैग्नीशियम के टाइम। लेकिन क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए मैग्नीशियम के पास, तो यहां पे 2+ का चार्ज आ जाएगा, 2 पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। क्लियर? अच्छा, अब क्लोरीन का तो आपको पता ही है बेटा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर था 17, कॉन्फ़िगरेशन बन गई आपकी 287। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है? कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है? 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहां पे 288 बन गया, 288 बन गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मैग्नीशियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं मैग्नीशियम ने, लेकिन क्लोरीन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब कैसे बॉन्ड फॉर्म होएगा? यहां तो 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, यहां पे क्लोरीन तो बस 1 ही है। तो क्या करेगा
कि मैग्नीशियम बोलेगा यार प्लीज एक और क्लोरीन लेके आ जाओ ताकि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स में बांट दूं, ठीक है, कि मैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हूं, मैग्नीशियम बोल रहा है, तो अब मेरे को उसके लिए 2 क्लोरीन चाहिए, तभी मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स दे पाऊंगा। तो इस वजह से मैग्नीशियम के पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम के पास है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन को दे दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दे दिया। क्लियर, दिख रहा है सभी को? मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दे दिया, तो मैग्नीशियम के ऊपर बेटा 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन मॉलिक्यूल कितने हो गए? 2 मॉलिक्यूल हो गए क्योंकि 2 क्लोरीन लग गए, तो इसलिए ब्रैकेट में यहां पे 2 आ गया। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम क्या फॉर्म होएगा बेटा? फॉर्म होएगा MgCl2। इसी वजह से MgCl2 कंपाउंड फॉर्म होता है। क्या कंपाउंड फॉर्म हो रहा है? MgCl2। ये बात याद रखो बेटा, MgCl2 फॉर्म हो रहा है यहां पे। तो MgCl2 फॉर्म होने का मतलब कि 2 क्लोरीन लगे हैं मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स बांटने में, और इसी वजह से कभी भी जब भी आप कंपाउंड फॉर्म करोगे तो ये गलती आपने देखनी है कि आप गलती से MgCl ना लिख के आ जाओ। MgCl फॉर्म नहीं होएगा बेटा कंपाउंड फॉर्म, आपस में बॉन्ड फॉर्म ही इस वजह से हो रहा है क्योंकि गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 क्लोरीन को दे रहा है, एक क्लोरीन को नहीं दे रहा है, इस वजह से आप MgCl2 लिखोगे, MgCl कोई भी नहीं लिखेगा। क्लियर? अच्छा, now the compound formed in this manner by the transfer of electrons from a metal to a non-metal are known as ionic compounds or electrovalent compounds। इन कंपाउंड्स को, ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस से बनते हैं, कि एक ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया है, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया है, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। Those type of compounds are called as ionic compounds। very important definition, बहुत ही ज्यादा important definition है ये। आपको एग्जाम्पल डेफिनेटली आपको पेपर्स में आएंगे। MgCl2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, NaCl का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए? एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। क्लियर? ये बातें आपने नहीं भूलनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, while you are studying metals and non-metals, right? So yes, this was all about this lecture। I hope you understood the reactions that we did। First, displacement reaction, very important। Second, reactivity series, सब कुछ याद होना चाहिए। Third, formation of compounds, वो भी याद होना चाहिए, right? बाकी जो आपके टॉपिक्स बचे हैं, that we are going to cover in the next lectures। Till then, keep studying, keep spreading the knowledge। Thank you।